एवरीवन, माय नेम इज जय सोनी एंड वेलकम टू शिक्षात्रा। हमने अभी तक कंस्ट्रक्शन तक देख लिया है, ठीक है, और 11 चैप्टर तक देख लिया है। अब हम जो है 13 चैप्टर देखेंगे। 1 सेकेंड, अब हम 13 चैप्टर देख रहे होंगे। ओके, 13 के बाद हम देखेंगे लास्ट चैप्टर जो है हमारा 15 है, स्टैटिस्टिक्स का जो है वो वाला देखेंगे। ओके, तो ये सारे चैप्टर देख रहे हैं हमें। अब अभी हम मिसलिनियस क्वेश्चन कर रहे हैं। जितने भी हमने अभी तक चैप्टर देख लिया है ना, सारे क्वेश्चन को हम एक बार, जो कॉन्सेप्ट अलग से यूज़ हो रहा है या फिर एक अलग टाइप का क्वेश्चन बन सकता है, वो देखेंगे। बाकी जितने टाइप मैंने करवाया ना उतने सफिशिएंट है, उसका ही थोड़ा सा अच्छा लेवल बना के क्वेश्चन आ सकते हैं आपके, ठीक है, तो वही देखेंगे हम। तो ये सारे क्वेश्चन हैं। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, 2 पाइप्स रनिंग टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 12 मिनट्स इफ वन पाइप टेक्स 10 मिनट्स लेस देन ट्वाइस द अदर टू फिल द टैंक, फाइंड द टाइम इन विच ईच पाइप वुड फिल द टैंक। सबसे पहले किसकी बात हो रही है? टैंक की बात हो रही है, और यहाँ पे टाइम की बात हो रही है। तो जब भी देखो, जब मैंने कहा यदि डिस्टेंस और स्पीड की बात हो रही है, इसका मतलब किसका फॉर्मूला लगता? आप ऐसा लगा देते, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ये लगा देते। अब देखो, यदि हम बात कर रहे हैं टाइम की और वर्क की होने की, कोई वर्क है जो हो रहा है, इतने टाइम में हो रहा है, इतने टाइम में कोई टंकी भर रही है, इसका मतलब टाइम एफिशिएंसी और वर्क का काम हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है? वर्क इक्वल टू होता है टाइम इंटू एफिशिएंसी, ठीक है, कैपिटल ई से लिख देते हैं। तो टाइम इंटू एफिशिएंसी इक्वल टू क्या होता है? वर्क होता है। तो ये फॉर्मूला लगेगा। इसको हम 2-3 तरीके से कर सकते हैं, फॉर्मूला याद नहीं भी है तो भी कर सकते हो, ठीक है। तो देखते हैं दोनों तरीके से कैसे करोगे। इस टाइप के कई क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे एक टाइप का ये भी क्वेश्चन है, ये भी डिस्कस कर लेंगे। तो ये देखते हैं। सबसे पहले देखो, 2 पाइप हैं, 2 पाइप्स रनिंग टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 12 मिनट्स। तो हम लेट पाइप ए एंड बी, ठीक है, लेट पाइप ए एंड बी रनिंग टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 12 मिनट्स, ऐसे लिख सकते हो। लेट क्यों लिखा? क्योंकि ए और बी हमें नहीं दिया था, हमने ये मान लिया है कि ए जो है ना, इसको आप डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट करने पे तो वैल्यू आपको जो मार्क्स हैं वो पूरे तो नहीं मिलेंगे। लेकिन यदि आप डायरेक्ट देखना चाहते हो, वो भी देख लेते हैं हम डायरेक्ट कैसे करते हैं। देखो, हमें बोल रहे हैं कि 2 पाइप्स रनिंग टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 12 मिनट्स। हम मानते हैं कि वो ए और बी पाइप हैं। यदि ए और बी दोनों पाइप मिलके 12 मिनट में करते हैं, मैं 3 तरीके बता रहा हूँ इसके, ये डायरेक्ट तरीका है। यदि आंसर चेक करना चाहो तो इससे कर सकते हो, ठीक है। अब ए और बी जो है कितने मिनट में भर रहे हैं? 12 मिनट में। और हमें कह रहे हैं 1 पाइप टेक्स 10 मिनट लेस देन ट्वाइस द अदर टू फिल द टैंक, ठीक है। अब देखो, अब हमें कह रहा है यदि ए और बी दोनों पाइप मिलके काम कर रहे हैं, मिलके टंकी को भरते हैं, तो वो 12 मिनट में भर लेते हैं, ये बोला है हमें। अब इफ वन पाइप टेक्स 10 मिनट लेस देन ट्वाइस द अदर पाइप फिल द टैंक, ठीक है, द अदर टू फिल द टैंक। तो हम ऐसे ऐसे मान लेते हैं, इफ वन पाइप टेक्स 10 मिनट लेस देन ट्वाइस द अदर टू फिल द टैंक। तो इसे कैसे समझोगे? यदि ए पाइप हो गया, ठीक है, ए पाइप और ये बी पाइप है, हमें ऐसा बोले कि इफ वन पाइप टेक 10 मिनट्स लेस देन, ये जो पाइप है ना, ए पाइप है, वो 10 मिनट कम ले रहा है। किसके किसके कम ले रहा है वो देखो, देन ट्वाइस द अदर टू फिल द टैंक। ऐसा करते हैं, यदि बी जो है ना ट्वाइस मतलब 2x में किसी टैंक को भर पा रहा है, 2x टाइम में किसी टैंक को भर पा रहा है, तो ये कितने में भर पाएगा? ये 2x से 10 मिनट कम लेगा। हमें ये बोला है पाइप टेक्स 10 मिनट्स लेस देन ट्वाइस द अदर टू फिल द टैंक, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब ऐसे में तो मार्क्स मिलेंगे नहीं, लिखना कैसे? सबसे पहले तो सॉल्व लिखोगे, और जो मैंने सबसे पहले बोला था लेट करके वो लिखना है। इसके बाद जो भी गिवन है, इफ वन पाइप टेक 10 मिनट लेस देन ट्वाइस, तो ऐसा पूरा पूरा नहीं लिख के हम सीधे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ऐसे लिख देना, ठीक है। ये लिख दिया अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अभी क्या बोला है हमें? इफ वन पाइप टेक्स 10 मिनट लेस देन ट्वाइस, तो वही है, if pipe B takes x minute, ठीक है, x minute to fill the tank, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, कि यदि पाइप बी जो है वो x मिनट ले रहा है किसी टैंक को फुल करने में, तो हमें क्या बोला है? इफ वन पाइप टेक्स 10 मिनट लेस देन ट्वाइस द अदर टू फिल द टैंक, ठीक है। यदि ये x मिनट ले रहा है तो पाइप ए कितना ले रहा होगा? पाइप ए लेगा, अब पाइप ए टेक्स पूरा लिख दोगे कितना मिनट ले रहा है, ठीक है। तो इसका ट्वाइस, इसके ट्वाइस का
10 मिनट कम लेता है, यही बोला है। इफ वन पाइप टेक्स, तो क्वेश्चन पढ़ के और हमें समझ में आना चाहिए कि लिखा क्या है और उसके हिसाब से हम अरेंज कर सकें। ये थोड़ा अच्छा लेवल का क्वेश्चन हो गया, ठीक है। ये नॉर्मल है, इसको भी देख लेंगे, पर दोनों एक ही टाइप के क्वेश्चन है, ठीक है। इफ वन पाइप टेक्स 10 मिनट लेस देन ट्वाइस द अदर टू फिल द टैंक, ये हो गया। अब ए और बी हमें दोनों पता चल गए, अब हमें क्या करना है, सीधा सॉल्व करना है। तो आप ऐसे देख सकते हो कि यदि जो बी पाइप है वो कितना टाइम ले रहा है, एक्स मिनट ले रहा है, ठीक है। यदि देखो, इसको दो तरीके से देखेंगे, एक फॉर्मूले से भी देख सकते हैं इसे, और एक तरीका ये भी होगा। तो देखो, यदि बी पाइप जो है एक्स मिनट ले रहा है किसी टैंक को फिल करने पे, एक्स मिनट में, ये जो है एक्स मिनट में पाइप बी के लिए देख लेते हैं, फॉर पाइप बी ऐसे लिख दोगे, फॉर पाइप बी एक्स मिनट में ये एक टैंक को भर दे रहा है, ठीक है। एक्स मिनट में ये पूरे एक टैंक को भर दे रहा है, तो एक मिनट में कितना भर रहा होगा, ऐसे निकाल लो। तो कैसे निकालते हैं हम, यदि एक मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, ऐसे लिखोगे, या फिर ऐसे लिख सकते हो आप कि हाँ, एक मिनट में यदि 60 सेकेंड होते हैं, तो मैंने कहा 5 मिनट में कितने होंगे, तो 5 का मल्टीप्लाई कर देते हो आप, ठीक है। 5 का मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया, ये 300 आ गया। अब यदि मैंने कहा कि एक मिनट में निकालो, तो आप कैसे करोगे, 5 से डिवाइड कर दोगे, मतलब एक मिनट इक्वल टू क्या होगा, 5 से यहाँ भी डिवाइड कर दोगे, तो 300/5, या 5 को इस तरफ ले आओगे, इस तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, ये भी हो गया, तो एक मिनट की वैल्यू निकल जाती। वैसे ही एक्स मिनट में एक टैंक को भर रहा है ये, ठीक है, एक टैंक को भर रहा है, तो एक मिनट में कितने टैंक को भर रहा होगा, टैंक का 1/x हिस्सा भर रहा होगा, ठीक है। एक मिनट में कितना भर रहा होगा, 1/x भाग भर रहा होगा। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा ये चीज। तो इसी को हम एफिशिएंसी बोल देते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है, वो कितने टाइम ले रहा है और कितनी एफिशिएंसी से काम कर रहा है। इसका मतलब देखो, यदि मैंने बोला एक कार है, कार की स्पीड जो है ना वो 40 किलोमीटर पर आवर है, 40 किलोमीटर पर आवर है, मतलब ये कार की एफिशिएंसी हो गई कि वो एक घंटे में ना 40 किलोमीटर चल पा रही है। ये कार की एफिशिएंसी है, ठीक है। एफिशिएंसी मतलब क्षमता, कि एक घंटे में वो कितना चल सकती है। वैसे ही एक दूसरी कार है जो कि उसकी स्पीड कितनी है, उसकी स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इसका मतलब वो एक घंटे में 60 किलोमीटर चल सकती है, ये उसकी एफिशिएंसी हुई। इसका मतलब ये होता है। वैसे ही यहाँ पे दिया है कि एक मिनट में यदि x मिनट में वो पूरा एक टैंक को भर लेता है, तो एक मिनट में कितना भर पा रहा है, 1/x, ये इसकी एफिशिएंसी हुई कि 1/x, ठीक है। तो एक तरीका ये है। क्या इसका कोई और दूसरा तरीका है, नहीं। इसी तरीके से समझना पड़ेगा, जैसे डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है, इसके भी क्वेश्चन बनते हैं। इसको यदि हम इस तरीके से करते हैं तो इसका भी ये फॉर्मूला है, वर्क इक्वल टू होता है टाइम इनटू एफिशिएंसी, इसके ही अकॉर्डिंग कर सकते हैं। और दूसरा तरीका वो भी बता दूंगा, पर इससे समझो सबसे पहले कि कैसे कर रहे हैं, ठीक है। आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा कि x मिनट में यदि एक टैंक को भर दे रहा है पाइप बी, तो एक मिनट में कितना भरेगा, 1/x। अब पाइप फॉर पाइप ए के लिए देख लेते हैं हम। पाइप ए के लिए, पाइप ए क्या है, वो ना 2x - 10 मिनट लेता है एक टैंक को भरने के लिए, उसी टैंक को भरने के लिए हम ऐसा बोल सकते हैं। एक टैंक को भरने के लिए कितना मिनट ले रहा है, इतने मिनट ले रहा है, तो एक मिनट में वो कितना भर रहा होगा, एक मिनट में 1/2x - 10 टैंक को भर रहा होगा। ओके, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा ये। अब ए जो है वो एक मिनट में उसकी एफिशिएंसी निकल गई, कितनी है, 1/x। पाइप ए की निकल गई कितनी है, 1/2x - 10, मतलब एक मिनट में इतनी भर रहा है। तो एक मिनट हम पूरा दोनों का निकाल लें। यदि हम इन दोनों को जोड़ देते हैं, इसका मतलब क्या होगा कि दोनों मिलके एक एक मिनट में कितने पाइप को भर पाएंगे, यही आएगा ना। देखो कितने भर पाएंगे, मतलब यदि ये 1/x भर पा रहा है, ठीक है, ये यदि एक मिनट में 1/x भर पा रहा है और ये कितना भर पा रहा है, 2x - 10, तो कितना पार्ट भरेगा एक टैंक का, तो हमें दिया है यहाँ पे पहले। देखो एक बार और देखना, यदि समझ में नहीं आ रहा क्वेश्चन तो बन जाएगा। देखो 10 मिनट लेस देन ट्वाइस द अदर टू फिल द टैंक, फाइंड द, हाँ हमें कह रहा है कि यदि 2 पाइप्स रनिंग टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 12 मिनट्स, यदि ये 12 मिनट में पाइप को भर पा रहे हैं, एक टैंक को भर पा रहे हैं, ठीक है। दोनों पाइप मिलके कितने मिनट में भर पा रहे हैं, 12 मिनट में। मतलब ए और बी यदि दोनों मिलके काम करते हैं तो वो एक टैंक को कितने मिनट में भर पा रहे हैं, 12 मिनट में। मतलब ये 12 मिनट में भर देते हैं एक टैंक को, यही बोल रहा है। इसका मतलब यही हुआ, मतलब एक मिनट में कितने टैंक को कितना टैंक का पार्ट भर पाएंगे दोनों मिलके, तो 1/12 भर पाएंगे ना। एक मिनट में ये 1/12 भर पाएंगे। तो हमें एक मिनट, दोनों का एक मिनट जोड़ के और इसके इक्वल कर देते हैं, बात तो एक ही होगी ना, कि दोनों
हमने देखो दोनों का अलग अलग निकाल के दोनों को जोड़ देंगे तो इक्वल किसके होगा, दोनों के इक्वल होगा। जैसे हमने ऐसे निकाल लिया कि पाइप ए इतने टाइम में एक टैंक को भर सकता है, पाइप बी इतने टाइम में टैंक को भर सकता है, हमने दोनों को जोड़ दिया। और जब दोनों को जोड़ते हैं तो वो कितने मिनट में भर पा रहे हैं, 12 मिनट में। तो लेकिन हम किसको कंसिडर कर रहे हैं, एक एक मिनट को कंसिडर कर रहे हैं, तो एक एक मिनट को कंसिडर करेंगे। इसका मतलब एक मिनट में ए जो है वो 1/x पार्ट को भर देता है टैंक के, और ये जो टैंक ए है टैंक बी 1/x पार्ट को भर देता है, टैंक ए 1/2x - 10 पार्ट को भर देता है। जब दोनों मिलके काम करते हैं तो इतने पार्ट को भर देते हैं दोनों मिलके। और ये किसके इक्वल है, हमें क्वेश्चन में दिया है। यदि दोनों मिलके 12 मिनट में भर पा रहे हैं तो एक मिनट में कितना भरा, 1/12। अब ये हमने अरेंज कर लिया क्वेश्चन को। अब बहुत ईजी है इसको सॉल्व करना। कैसे करोगे, सीधे इनका एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम लोगे तो x 2x - 10 आ जाएगा एलसीएम, और 2x का मल्टीप्लाई ऊपर 2x - 10 और प्लस x का इस तरफ, इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/12। ठीक है, यहाँ देख लेते हैं। तो देखो 1/12 आ गया। अब हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसका मल्टीप्लाई यहाँ, इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर दो। 2x में 2x प्लस x कितना हो जाएगा 3x, और -10 का 10, और 12 का मल्टीप्लाई और कर दिया हमने, इक्वल टू x का मल्टीप्लाई कर देते हैं 2x स्क्वायर - 10x हो जाएगा, और 1 में मल्टीप्लाई किया तो इतना ही आ जाएगा। 12 का मल्टीप्लाई कर दो तो ये जाएगा 36x - 120 इक्वल टू 2x स्क्वायर - 10x। ठीक है, 2x स्क्वायर को यहीं रखते हैं हमने इस तरीके से अरेंज कर लिया। 2x स्क्वायर को यहीं रखा, -10x को यहीं रखा, और इनको इस तरफ पहुंचा दिया। यदि इसमें कंफ्यूज हो रहे हो तो हम इसको इस तरीके से देख लेते हैं। 1 सेकेंड, देखो हमने क्या किया कि 2x स्क्वायर को यहीं रखा, -10x को यहीं रखा, और 36x को इस तरफ ले आया तो -36x हो जाएगा। इस -120 को भी इस तरफ ले आया तो प्लस का 120 हो जाएगा। ओके, आई होप आपको क्लियर हुआ। यहाँ कुछ बचा, 0 बचा। तो और करके हम कैसे लिख सकते हैं, 2x स्क्वायर -10x - 30x कितना हो जाएगा -46x। ओके, और प्लस 120 का प्लस 120 इक्वल टू 0। हमने इनको यहीं रखा है। हमने बस लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में लिख दिया। चाहे 3 = x लिखो या x = 3, बात एक ही होती है, इसलिए हमने ऐसा लिखा है। अब हम क्या करते हैं, हम 120 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, और जोड़ने पे या सम करने पे या डिफरेंस निकालने पे हमारा कितना आना चाहिए, 46x आना चाहिए। तो 46x लाने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं। 120 × x, तो ये रफ में करना है आपको, ये चीज़ रफ में करनी है। यदि ऐसे नहीं बनता तो मैंने बताया था इसका ऑप्शनल तरीका क्या है, जैसे आप करते हो वो वाला तरीका, या फिर ऑप्शनल तरीका ये है कि इसको फॉर्मूले से कर लो तो भी निकल जाएगा, तो भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, देखो हम कैसे करते हैं, 2 का मल्टीप्लाई 120 में करते हैं, हमारा इतना आना चाहिए मल्टीप्लाई करने पे। तो अब हम फैक्टराइज करेंगे। क्या हम इन दोनों को जोड़ने पे या प्लस करने पे 46 ला पा रहे हैं, नहीं। तो इसको 2 को ऐसे ही रखो, x को और लिख देते हैं। कैसे लिख दें हम, 3 × 4 × 10 लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखते हैं क्या 46 आ सकता है। तो देखो 4 × 10 कितना आ जाएगा 40, और 3 × 2 कितना आ गया 6, मतलब जोड़ने पे 46 आ जाएगा। मतलब इन दोनों का कॉम्बिनेशन बन गया। और देखो मल्टीप्लाई करने पे 24240 आ रहा है, यानी आ रहा है बिल्कुल। तो बहुत ईजी है ऐसे करना। ओके, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। यदि नहीं आता है तो आप जैसे कर रहे हो वैसे कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत ईजी तरीका है। लेकिन कब बनेगा, जब बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर लोगे तब बनेगा। ठीक है, तो एक तरीका ये भी है जो मैं बता रहा हूँ आपको, या फिर आप जिस तरीके से सोचते हो वैसे कर सकते हो, या फॉर्मूले से कर सकते हो। फॉर्मूला कौन सा, वही x = -b + -√b² - 4ac/2a। अब हम देख लेते हैं, हमने इसको फैक्टराइज कर लिया तो 2x स्क्वायर माइनस 46x को क्या लिख सकते हैं, -40x - 6x। देखो प्लस करने पे माइनस का आना चाहिए, 46x आ रहा है। मल्टीप्लाई करने पे प्लस का 120 × 2 आना चाहिए, वो भी आ रहा है। ठीक है, मतलब 240 आना चाहिए प्लस 120 = 0। हमें x की वैल्यू तो निकालनी है। हमें क्या बोला, क्या किसकी वैल्यू निकालनी है वो भी देख लेते हैं यहाँ पे। 1 सेकेंड, हमें निकालना है फाइंड द टाइम इन विच ईच पाइप वुड फिल द टैंक। ठीक है, कितने टाइम में वो भर लेते हैं। तो x क्या है, x किस रिप्रेजेंट कर रहा है, b के टाइम को, और 2x - 10 किस रिप्रेजेंट कर रहा है, a के टाइम को। इजी है। इसके बाद x की वैल्यू निकालनी है तो x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ से 2x कॉमन निकाल लो तो x बचेगा, और यहाँ पे बचेगा 20, माइनस यहाँ 6 कॉमन निकालोगे तो x माइनस यहाँ बचेगा 20 इक्वल टू 0, और बचना भी सेम ही चाहिए। माइनस का मल्टीप्लाई करके देखो क्या ये आ रहा है, -6x आ जाएगा, माइनस प्लस 120 आ जाएगा। ठीक है, x - 20 दोनों में कॉमन है, कॉमन निकाल लिया। 2x - 6 दोनों में कॉमन है, कॉमन निकाल लिया, ये 0 आ गया। ठीक है, तो x जो है
यहाँ पे एक बार x माइनस 20 इक्वल टू 0 ले लेंगे तो x इक्वल टू 20 आ जाएगा। यहाँ पे 2x माइनस 6 इक्वल टू 0 ले लेंगे तो 2x इक्वल टू 6 आ जाएगा और x इक्वल टू हो जाएगा 6/2 या फिर 3। ठीक है, तो ये आ गया, मतलब x की दो वैल्यू आ गई, एक तो कितनी आ गई, इतनी, x की 20। ठीक है, एक वैल्यू आ गई 20 और एक आ गई है वैल्यू 3। अब इसको सॉल्व करते हैं। इफ, अब हम सॉल्व करेंगे, लिखेंगे, लिखना बहुत जरूरी है तभी मार्क्स पूरे मिलेंगे आपको। क्या क्वेश्चन इतना ही बड़ा है? बिल्कुल इतना ही बड़ा सॉल्व होगा ये, एक दो बार प्रैक्टिस करोगे खुद से बन जाएगा। देखो x इक्वल टू 20 है, x इक्वल टू 20 है तो इसको हम क्या करते हैं, इफ ऐसे लिखोगे, इफ x इक्वल टू 20 सो a इक्वल टू, या देन a इक्वल टू क्या होगा, देखो a इक्वल टू क्या था, 2x माइनस 10 था, तो 2x माइनस 10 पे वैल्यू रख दो तो कितना जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दो 40, 40 माइनस 10, देखो 2 मल्टीप्लाई 20 माइनस 10 तो कितना आ जाएगा, 40, 40 माइनस 10 30, या फिर और इसको सॉल्व कर लेना, देखो इसको सॉल्व करोगे तो कितना जाएगा 40 माइनस 10 या फिर 30। तो ए जो है वो कितने मिनट में भर रहा होगा, 30 मिनट में। ये तो एक इसका आया, यदि x इक्वल टू 20 लेते हो तो इतना आया, हमें x इक्वल टू 3 भी लेके चलना है, सॉल्व करना है। तो b इक्वल टू कितना जाएगा, b इक्वल टू x था तो b की वैल्यू 20 ही आ गई, 20 मिनट में ही भर रहा होगा ये। ठीक है, अब 3 रख के देखना और उसका आंसर लिख देना। ओके, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि इस क्वेश्चन को कैसे करना है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम उसी टाइप का है, खुद से करने की कोशिश कर सकते हो। देखो 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 3/8 आवर्स। अब आवर में दिया, पहले मिनट में दिया था, पहले 12 मिनट दिया था, इसकी जगह में आप कितना दिया, 9 3/8 दिया है। तो सॉल्व करने से, द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 10 आवर्स लेस देन द स्मॉलर वन टू फिल द टैंक सेपरेटली, फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक। ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो मैं शॉर्ट में लिख के बता देता हूँ कैसे करना है। देखो a प्लस बी जो है कितने में भर पा रहे हैं, 9 3/8 में भर पा रहे हैं, तो इसको और अरेंज करके लिख देते हैं। 8 इंटू 9 करेंगे कितना आ जाएगा, 72, 72 इंटू 3 करेंगे 75/8 आ जाएगा, प्लस करेंगे तो ऐसे करते हैं ना, 9 इंटू 8 करते हैं 72 आ जाएगा, 72 प्लस 3 करोगे तो 75 आ जाएगा, अपॉन में 8, इतना आ गया a प्लस बी की वैल्यू। अब मतलब जो a प्लस बी हैं वो 75.8 आवर में किसी टैंक को फुल करते हैं, एक टैंक को भर लेते हैं, इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, तो एक आवर में कितना भर रहे होंगे, कितने टैंक को भर रहे होंगे, कितने पार्ट को भरेंगे, तो 8 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दो, 75 का यहाँ, क्रॉस मल्टीप्लाई तो करते हैं हम, तो 8/75 पार्ट भर देंगे टैंक का, इसका मतलब ये हुआ। अब हम ए का दिया है हमें, क्या द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 10 आवर लेस देन द स्मॉलर वन। ठीक है, तो हम ऐसा मान लेते हैं कि जो स्मॉलर वाला है वो b का है। ठीक है, तो यदि b x आवर लेता है तो a कितना लेगा, x 10 आवर लेस देन द स्मॉलर वन, तो x यदि b ले रहा है तो ये कितना लेगा, 10 आवर कम ले रहा होगा, मतलब इतना। तो ये x माइनस 10 आवर में एक टैंक को भरते हैं, एक टैंक को भरते हैं, तो एक आवर में कितने को भरेंगे, 1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो 1/x माइनस 10। ठीक है, और यदि ये एक टैंक को x आवर में एक टैंक को भर रहा है, x आवर में एक टैंक को भर रहा है, तो ये कितने में भरेगा, ये एक आवर में, ये आवर लिखा हुआ है, ठीक है, 1 आवर में कितने को भरेगा, 1/x पार्ट भरेगा टैंक का। ठीक है, बस अब दोनों को देख लो, a और b एक एक आवर में, इन दोनों का सम कर देना, उतना भरेंगे। लेकिन ये किसके इक्वल है, देखो दिया ही हमें कि a और b इतने आवर में, कितने आवर में, इतने आवर में एक टैंक को भरते हैं, तो एक आवर में कितने को भरेंगे, इतना। अब हम सबको एक आवर मान के चल रहे हैं इसलिए इतना ले रहे हैं, बस अरेंज करना, सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। कैसे, 1x माइनस 10 प्लस 1/x करोगे, इक्वल टू में किसको रख दोगे, 8/75, बस इनका एलसीएम लेना है, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और आंसर आ जाएगा। तो सॉल्व करना है और इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कितना आएगा। ठीक है, अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये दिया, इफ टू टेंजेंट आर इंक्लाइंड एट 60 डिग्री आर ड्रॉन टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, देन फाइंड लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट। हमें टेंजेंट की लेंथ बतानी है। तो सबसे पहले इस टाइप का क्वेश्चन मैंने सर्कल में बताया है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सिर्फ आपको हिंट दे देता हूँ कि कैसे करना है, बाकी सॉल्व आप ही करोगे। ठीक है, ताकि कम टाइम में हम ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर लें। यदि फिर भी आपको डिटेल में देखना है तो आप सर्कल वाली वीडियो देख सकते हो, प्लेलिस्ट में मिल जाएगी आपको जाके। ठीक है, 10 टर्न 2 की प्लेलिस्ट में।
अब देखो, जब भी हमें एक साइड दी है और एक दूसरी साइड निकालनी है और ये 90 डिग्री दिया हुआ है, जब भी हमें एक साइड दी होती है ना, तो हम कैसे निकालते हैं, और 90 डिग्री दिया हो तो हम रेशोज लेते हैं, मतलब किस किस की दी है, परपेंडिकुलर क्या होता है वो बहुत अच्छे से बताया था मैंने। क्या, यदि 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है, ऐसे कर लो, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल के सामने वाली जो साइड होती है वो क्या होती है, एच होती है, हाइपोटेनस होती है, जो बी होता है, और जो परपेंडिकुलर होता है वो इस एंगल के सामने वाली साइड होती है, पी हो गया, ये बी हो गया। तो ये एक एंगल दिख रहा है 30 डिग्री, इसके सामने वाली क्या होगी, पी होगी। और हमें निकालना क्या है, हमें टेंजेंट की लेंथ निकालनी है, टेंजेंट निकालना है मतलब ये निकालना है, बी निकालना है हमें, ठीक है। और एच क्या होगा, इस 90 डिग्री के सामने वाला। तो हमें किसकी बात करनी है, सिर्फ हमें देखो जो चीज़ गिवन है और जो चीज़ निकालनी है उन दोनों को लेके चलेंगे। तो पी और बी, परपेंडिकुलर और बेस किस फॉर्मूले पे आते हैं, तो हमें सीधा पता है टेन थीटा में परपेंडिकुलर अपॉन बेस आता है, तो बस इस पर वैल्यू रख दो, थीटा क्या रखोगे 30 डिग्री, बस आसानी से निकल जाएगा। अब इसकी लेंथ निकल गई, वहीं तो इसकी लेंथ भी होगी, क्योंकि कोई एक्सटर्नल पॉइंट से जब हम टेंजेंट को ड्रॉ करते हैं सरकमफ्रेंस पे, सर्कल पे, तो वो हमेशा इक्वल होती है। तो ये चीज़ आपको पता होगी, आप आंसर निकाल सकते हो आप आसानी से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। In the given figure, PQ is a tangent to a circle with center O. If angle OAB equal to 30 degree, find angle ABP and angle AOB. इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। 1 सेकेंड। अब हम देखते हैं इसमें हमें क्या करना है, एंगल ABP बताना है, ठीक है। अच्छा लेवल क्वेश्चन है ये। तो कैसे करोगे, इस टाइप का एक कॉन्सेप्ट मैंने सर्कल का जो लास्ट क्वेश्चन था शायद उसमें बताया था, यदि आपने वो अच्छे से किया होगा ना, तो जो मैंने अल्टरनेटिव सेगमेंट थ्योरम बताया था वो उस टाइप का क्वेश्चन ही है, ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन को एक काम करते हैं हम, सबसे पहले इसे ना उस तरीके से अरेंज कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर होगा, ये फिगर बस उस तरीके से अरेंज कर लेते हैं। 1 सेकेंड। देखो इस तरीके से करेंगे ना तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। आई होप आपने क्वेश्चन देख लिया होगा। अब देखो इसको करते हैं सॉल्व। तो अल्टरनेटिव सेगमेंट थ्योरम क्या थी वो देख लेते हैं। 1 सेकेंड। देखो हमने ये देखा था कि यदि कोई सर्कल है ना, और सर्कल है, और यदि हम कोई टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, कोई टेंजेंट ड्रॉ की, अब कोई कॉर्ड जो है वो कोई कॉर्ड जो है वो इस टेंजेंट के साथ यदि थीटा एंगल बना रही है, तो इसी कॉर्ड के साथ सरकमफ्रेंस पे बनने वाला जो एंगल होगा वो भी कितना होगा, थीटा होगा। अब वो सरकमफ्रेंस पे कहीं पे भी बने, इस कॉर्ड के द्वारा, इस कॉर्ड के दोनों पॉइंट के द्वारा वो कितना होगा, थीटा ही होगा। यदि ये थीटा है तो ये थीटा होगा। ओके, आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। तो ये कॉन्सेप्ट है हमारे पास। तो हम देखेंगे यदि ये वाली ये होगी, ठीक है, और कॉर्ड कौन सी होगी, कॉर्ड किसे कहोगे, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, यही कॉर्ड है ना ए बी। अब जो ए बी है, जो ये वाला एंगल यदि हम देखें वो कितना है, वो है। अब हमें सबसे पहले तो हम क्या देखते हैं, हमें निकालना क्या है, तब हम ये चीज़ सोचेंगे। मैंने ये बता दिया आपको कि ये कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था। अब हमें निकालना क्या है, देखो हमें निकालना है एंगल ए ओ बी। एंगल ए ओ बी मतलब ए ओ बी, ये वाला एंगल निकालना है हमें, ये वाला एंगल, ठीक है। एक एंगल ये निकालना है, एक और क्या निकालना है हमें, ये वाला एंगल भी बताने कितना होगा, ए बी पी, ये एंगल भी बताना है और ये एंगल भी बताना है। क्वेश्चन में यही गिवन है, हमसे पूछा गया है। अब हम सोचेंगे कि हम ये एंगल कैसे बता पाएँ। यदि ये एंगल पता होता तो हम इससे रिलेटेड कोई कहीं पे भी पॉइंट लेते सरकमफ्रेंस पे तो बता सकते थे, लेकिन अब हमें, और ये 90 डिग्री दिया है तो हम बताएं कैसे, ठीक है। और हमें एंगल ओ भी बताना है, तो हम कैसे सोचेंगे इस क्वेश्चन को, वो आपको सोचना है। तो देखो हमें इतना पता है, यदि कोई लाइन होती है, यदि ये लाइन है और इस पूरा एंगल बात करें, इस लाइन का पूरा एंगल कितना होता है, 180 का होता है। तो अब हम इसको पार्ट में भी डिवाइड करते हैं, तो इन दोनों का सम कितना होगा, 180 होगा। एक और पार्ट में डिवाइड कर देते हैं तो इन तीनों का सम कितना होगा, 180 होगा। वैसे यहाँ पे एक लाइन है तो इन टोटल कितने का बन रहा होगा, ये 180 का। तो ये 90 इतना बन चुका है, मतलब ये दोनों का सम कितना होगा, इन दोनों का सम होगा 90, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ। तो यदि हमें ये एंगल मिल जाता है तो हम ये एंगल आसानी से निकाल सकते हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे। यदि हमें ये वाला एंगल पता चल जाए, ये वाला एंगल पता चल जाए, हम 90 से माइनस करके ये निकाल लेंगे। अब हमें ये एंगल पता लगाना है, इसका मतलब ये हुआ। अब हमें यदि ये एंगल पता चल जाए, ये दोनों एंगल पता चल रहे हैं, तो ये एंगल निकाल सकते हैं आसानी से। कैसे निकाल लेंगे, क्योंकि
जो सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल होते हैं, मतलब तीनों एंगल का सम जो होता है ट्रायंगल का, वो कितना होता है 180 होता है। तो यदि हमें ये एंगल पता है, ये एंगल पता है, तो हम 180 से माइनस कर देंगे तो ये एंगल निकल जाएगा। अब सोचो थोड़ा सा कैसे करोगे, ठीक है। तो अब थोड़ा सा 9th का कॉन्सेप्ट लगेगा जो कि कई क्वेश्चन में लगा हुआ है आपका, ठीक है। तो वो कॉन्सेप्ट भी देख लेते हैं। क्या था कॉन्सेप्ट? जब भी किसी कॉर्ड से या किसी आर्क से सेंटर पे बनने वाला एंगल यदि कितना है, थीटा है, यदि सेंटर पे बनने वाला एंगल थीटा है, तो सरकमफ्रेंस पे इसी कॉर्ड के द्वारा बनने वाला एंगल कितना होगा? थीटा बाय 2 होगा, ठीक है। कितना होगा? ये एंगल यहाँ का आधा होता है, मतलब ये थीटा बाय 2 होगा। यदि ऐसे में क्लियर नहीं हो रहा है तो हम ऐसे देख लेते हैं कि यदि ये वाला एंगल कितना हुआ? थीटा हुआ। यदि ये एंगल किसी कॉर्ड या किसी आर्क के द्वारा बनने वाला सरकमफ्रेंस पे एंगल जो है थीटा है, तो सेंटर पे यदि इसी आर्क से बने या इसी कॉर्ड से बने एंगल कितना होगा? ये दुगना होगा, इसका 2 थीटा होगा। आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अब देखो, यदि मैंने इसको थीटा मान लेता हूं, मैं इसे कितना मान लिया? लेट ए बी पी इक्वल टू कितना है? थीटा है। अब अल्टरनेटिव सेगमेंट थ्योरम से हम क्या बोल सकते हैं? यदि ये थीटा है तो इस वाले थ्योरम से देखो इस तरीके से बना हुआ है, ये टेंजेंट ड्रॉ की हमने और ये कॉर्ड बना दी इनने, ठीक है। एक कॉर्ड बना दी, ये टेंजेंट है, तो टेंजेंट से इस कॉर्ड के बीच बनने वाला जो एंगल है वो थीटा है। तो इसी कॉर्ड से सरकमफ्रेंस पे किसी भी पॉइंट पे बनने वाला एंगल भी कितना होगा? थीटा ही होगा। तो वही लिखा है देखो, यदि ये थीटा है तो हम अब बाद में लिखेंगे, मैं समझाने के लिए बताया था आपको कि ये थीटा है तो ये 2 थीटा होगा, ठीक है। ये चीज हम अब बाद में लिखेंगे, देखो ये चीज हम बाद में देखेंगे, है ना। सबसे पहले तो हम क्या देखते हैं, 1 सेकेंड, इन दोनों को मिला देते हैं। इसको मिला दिया हमने और एक लाइन ड्रॉ यहां से कर लेते हैं। 1 सेकेंड, ये भी एंगल कितना होगा? यदि ये एंगल थीटा है तो इसी कॉर्ड से बनने वाला अल्टरनेटिव सेगमेंट थ्योरम से ये भी थीटा हो जाएगा, तो ये भी थीटा हो गया, ठीक है। अब ये थीटा है, तो आपको पता है यदि इसी कॉर्ड से यदि ये थीटा एंगल है तो सेंटर पे बनने वाला एंगल कितना होगा? 2 थीटा होगा। अब देखो, हमने ये भी पता हो गया, ये भी पता हो गया थीटा की टर्म में, तो ये निकाल सकते हैं। अब ये निकाल दिया तो ये निकल जाएगा आसानी से। तो ऐसे सोचोगे तब समझ में आएगा। अब देखो, अब हम देखते हैं इस वाले ट्रायंगल देखो ए ओ बी में, ट्रायंगल ए ओ बी में देखो, यदि हमें क्या दिया है? एंगल ये 30 डिग्री है, एंगल ओ जो है 2 थीटा है, प्लस ये वाला एंगल कितना होगा? एंगल इसे बी दे देते हैं हम नाम, तो एंगल ऐसे दे दो ओ बी ए, कितना होगा? और इन तीनों का एंगल हम जानते हैं कितना होता है? 180 होता है। तो एक काम करो, 30 को उस तरफ पहुंचा दो। तो अब देखो, एंगल ओ ए ओ बी यही निकाल रहे हैं हम, ओ बी ए निकाल रहे हैं, ओ बी ए ये वाला एंगल निकाल रहे हैं। अब देखो, मैंने क्या बताया था आपको पहले कि यदि ये 90 है तो ये पूरा भी 90 होगा, है ना। तो यदि ये थीटा हो गया तो ये इतना एंगल कितना होगा? 90 से थीटा कम हो जाएगा। मतलब इसको क्या बोल सकते हैं हम? 90 माइनस थीटा बोल सकते हैं। तो इसे हम 90 माइनस थीटा लिख देते हैं, तो 30 प्लस, ताकि थीटा की वैल्यू निकल जाएगी। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा ये जो मैं बता रहा हूँ। यदि नहीं हुआ है तो एक बार फिर से देखोगे, फिर भी नहीं हुआ है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो ये 2 थीटा है प्लस एंगल ओ बी ए, ठीक है। ओ बी ए अभी मैंने बताया कितना होगा? 90 माइनस थीटा होगा, क्योंकि अब देखो मैंने क्या बताया था, इन दोनों का सम जो होगा वो 90 होगा, क्योंकि एक लाइन में दोनों का सम कितना होता है? कितने पार्ट करना है? 180 होता है। तो यदि ये पूरा 180 है तो ये 90 है, तो ये 90 बचता। अब ये पूरा 90 है, तो यदि ये थीटा हो गया तो ये कितना होगा? 90 माइनस थीटा। दोनों का सम करके देखो 90 आ रहा है क्या? तो 90 माइनस थीटा प्लस थीटा, थीटा कितना आ जाएगा? 90 आ जाएगा। देखो 90 माइनस थीटा प्लस थीटा करोगे, थीटा से थीटा कैंसिल, 90 आ गया, मतलब 90 है। तो हमने सही लिया। अब इक्वल टू 180 कर दो, तो 30 इस तरफ पहुंचा देते हैं, 2 थीटा में से थीटा जाएगा, कितना बचेगा? थीटा बचेगा। और 90 में से 30, 90 और 30 कितना हो जाएगा? 120, 120 को इस तरफ ले आओ, तो 180 माइनस 120 कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। अब थीटा इक्वल टू कितना आ गया? 60 आ गया। तो थीटा 60 है, मतलब इसकी वैल्यू निकाल ली आपने। तो एंगल ए बी पी कितना आ गया? 60 डिग्री आ गया। तो हमें एंगल ओ निकालना है। कैसे निकाल लोगे? एंगल ए ओ बी कैसे निकाल लोगे? ये 2 थीटा है, मतलब 2 इंटू 60 डिग्री हो जाएगा, मतलब 120 हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा तब निकलेगा, ठीक है। यदि एक बार में क्लियर नहीं हुआ है तो एक बार और देख सकते हो, तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिर यदि क्वेश्चन देखा है ये वाला तो कम से कम 2 बार खुद सॉल्व करके देखो, तभी बनेगा एग्जाम में, यदि आ जाता है, नहीं तो नहीं बनेगा।
अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कंस्ट्रक्ट अ टेंजेंट टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 1.8 सेंटीमीटर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द कोसेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियस 2.8 सेंटीमीटर एंड मेजर इट्स लेंथ। ऑल्सो वेरीफाई द मेजरमेंट बाय एक्चुअल कैलकुलेशन। एक्चुअल कैलकुलेशन के द्वारा आपको उसकी मेजरमेंट भी करनी है, वो कितना होगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम कंस्ट्रक्ट अ टेंजेंट टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 1.8 सेंटीमीटर। हम सबसे पहले क्या करेंगे, 1.8 सेंटीमीटर का एक सर्कल बना लेंगे। ठीक है, तो एक सर्कल बना लेते हैं हम 1.8 सेंटीमीटर का। 1 सेकेंड, ये है। ठीक है, 1 सेकेंड रुको, 1.8 सेंटीमीटर है ना, 1.8 सेंटीमीटर हो गया ये। अब हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, ये सर्कल ड्रॉ कर लिया 1.8 सेंटीमीटर का। अब वो कोसेंट्रिक है। ठीक है, तो हमको इसको यहीं रखना है, इसको पॉइंट में बना देता हूँ ताकि ये, 1 सेकेंड, ये 1.8 ही है, हाँ 1.8 ही है। अब कोसेंट्रिक रखना है तो हम इसको ही, लेकिन इसको तो हम कवर कर नहीं सकते, इसी को हमें थोड़ा आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो हम सेंटर यहाँ पे दे देते हैं। ठीक है, इसके जस्ट ऊपर सेंटर है, ऐसे मान के चलो। अब 2.8 सेंटीमीटर, कोसेंटर का मतलब सेंटर एक ही है लेकिन इनकी लेंथ बड़ी है। 2.8 सेंटीमीटर है तो 2.8 कर देते हैं, हाँ यहीं से बन जाएगा, तो बढ़ा देते हैं। 2.8 करना है हमें। ठीक है, तो ये हो गया 2.8। अब एक और सर्कल बना देते हैं, ये कोसेंट्रिक सर्कल हो गए। ओके, अब हमें क्या बोला है, अब हमें बोला है कि मेजर इट्स लेंथ ऑल्सो वेरीफाई। हमने बना दिया फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द कोसेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियस। इससे कोई भी एक पॉइंट लो और वहां से एक टेंजेंट ड्रॉ कर दो। कोई भी एक पॉइंट लेना है तो हम एक काम करते हैं, हमने ये पॉइंट ले लिया, यहाँ पे पॉइंट ले लिया हमने, ये वाला। ठीक है, ये पॉइंट ले लिया। अब हम फिर देखेंगे, वेरीफाई करके भी देखेंगे उसका मेजरमेंट। अभी हमने ये पॉइंट ड्रॉ कर दिया। ठीक है, यहाँ से देखेंगे हम। अब इस पॉइंट से हमें क्या करना है, एक टेंजेंट ड्रॉ करनी है 2। ठीक है, इसके पैरेलल भी ले सकते थे आप। 1 सेकेंड, हाँ, तो इसके जस्ट यहाँ पे लेते हैं। ऐसा नहीं है आप यहाँ भी लोगे पॉइंट, यहाँ भी लोगे तो भी आंसर आएगा। मैं समझाने के लिए ऐसे ले रहा हूँ, आपको कहीं भी ले लेना, क्योंकि इसमें क्या बोला है, कहीं भी किसी भी पॉइंट पे उस सर्कल से हमने इस पे टेंजेंट ड्रॉ करनी है। अब टेंजेंट ड्रॉ कैसे करते हैं, हम इन दोनों पॉइंट को मिलाते हैं, उनकी हमें सिर्फ कैसी लेंथ मेजर करनी है ना, तो इन दोनों को मिला दो। हमने इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट को मिला दिया। ठीक है, मिला दिया। अब हमें क्या करना है, कैसे ड्रॉ करते हैं, हम इन दोनों को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमने एक पॉइंट लिया। ठीक है, इन दोनों में, दोनों के जो पॉइंट है ना, कॉर्नर है, उनको लेंगे और इसको हम थोड़ा हाफ से ज़्यादा लेंगे। हाफ से ज़्यादा लिया और एक ऊपर आर्क ड्रॉ कर दो, एक आर्क जो है ऊपर ड्रॉ कर देंगे, है ना, ये ऊपर ड्रॉ कर दिया और एक आर्क नीचे ड्रॉ कर देंगे, ये हमने नीचे ड्रॉ कर दी। अब इसी पॉइंट से हम यहाँ पे ले लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पॉइंट ले लिया, ये वाला। आप थोड़ी स्पीड बढ़ा के देख सकते हो, ठीक है, ताकि टाइम बचे आपका। तो देखो, अब हमें यहाँ पे दोनों इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो जहाँ पे मिलेंगे, इन दोनों को हमने क्या कर दिया, इंटरसेक्ट कर दिया, दोनों आर्क को काट दिया। इसके भी हम आर्क ही काट रहे हैं, हाफ से ज़्यादा, लेकिन बढ़ाना नहीं, उतना ही लेना है आपको। ठीक है, ये हाफ से ज़्यादा लिया और इनको इंटरसेक्ट कर दिया। अब जो भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिला हमको, वहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। कर दो एक लाइन ड्रॉ। तो हमने क्या किया, इन दोनों को मिला दिया इस पॉइंट से। 1 सेकेंड, ये कॉर्नर से नहीं जा रहा है। ठीक है, आप वहाँ से मिलाओगे तो ये परफेक्ट बन जाएगा। ये मिला तो परपेंडिकुलर जो पॉइंट मिला हमें, ये वाला, यहाँ इसको सेंटर मानेंगे हम और एक सर्कल बना देंगे। ठीक है, 1 सेकेंड, एक सर्कल बना देते हैं। तो हम इस पॉइंट को लेंगे, ये वाले पॉइंट को, और इसको हम थोड़ा सा, 1 सेकेंड, इसको थोड़ा यहाँ तक करेंगे। ठीक है, इस इन दोनों को मेजर कर लिया। अब उतना ही हम सर्कल ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, तो सर्कल ड्रॉ करना है तो अलग कलर कलर ले लेते हैं, यही वाला कलर ले लेते हैं। ये ड्रॉ कर दिया हमने। अब हम वही करते हैं, जो भी हमें इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिला उसको मिला देंगे उस पॉइंट से, तो हमें टेंजेंट मिल जाएगी। ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, जो भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिला है उससे टेंजेंट बना लो। तो टेंजेंट बना देते हैं हम। इस पॉइंट से लेके हमने ये वाले पॉइंट तक हमने टेंजेंट ड्रॉ कर दी।
ठीक है, ये ड्रॉ कर दी टेंजेंट, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक दोनों को मिला दिया, तो ये टेंजेंट ड्रॉ हो गई। अब हमें इनकी लेंथ भी मेज़र करनी है। अब लेंथ कैसे मेज़र करें, ठीक है, अब लेंथ मेज़र करने के लिए हम ऐसे करेंगे कि हमने क्या काम किया, यहाँ पे इनकी लेंथ भी मेज़र करनी है। ठीक है, हमें क्या बोला है, सेंटीमीटर फॉर अ पॉइंट ऑन कोसेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियस 2.8 सेंटीमीटर एंड मेजर इट्स लेंथ। कंस्ट्रक्ट अ टेंजेंट, एक टेंजेंट बोल रहा है ना हमें, टू अ सर्कल ऑफ रेडियस, एक टेंजेंट बोला है ना कि टेंजेंट्स बोला है। इसका मतलब हमने तो दो टेंजेंट ड्रॉ कर दिए। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, दोनों टेंजेंट को ड्रॉ कर दी, इनको मेजर करके लिख सकते हो। एक तरीका तो ये हो गया। ऐसे भी पूछ सकता है आपको कि दो टेंजेंट ड्रॉ करो, ठीक है, लेकिन एक टेंजेंट बोला है तो एक टेंजेंट हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, उसको मेजर भी कर सकते हैं। तो उसके लिए हम ऐसा करते हैं, उसके लिए पूरा इरेज करना पड़ेगा तब बनेगा। एक काम करते हैं, मैं वैसे ही बता देता हूँ आपको सर्कल में। ठीक है, देखो ये एक सर्कल हो गया और एक और कोसेंट्रिक सर्कल ये हो गया। ठीक है, इसको हम थोड़ा सेंटर में ले लेते हैं। ये हमने इसको सेंटर में ले लिया। ठीक है, अब हम क्या काम करें, एक ही टेंजेंट ड्रॉ करनी है इसमें, तो एक टेंजेंट ड्रॉ करनी है तो हम कर देते हैं एक टेंजेंट ड्रॉ। देखो हमने इसके जस्ट परपेंडिकुलर लाइन ऐसे ड्रॉ कर दी, ये टेंजेंट ड्रॉ हो गई, ये टेंजेंट ड्रॉ हो गई। अब हम क्या करते हैं, इसका सेंटर है ना जो, तो ऐसे कर लेना है आपको, ये सेंटर है, एक ही टेंजेंट बोला तो हम ऐसे कर लेंगे। अब हमने एक टेंजेंट ड्रॉ कर ली, अब हमें इसकी लेंथ भी मेजर करनी है, कितनी होगी। लेंथ मेजर करना बहुत आसान है, हमें पता है जब भी हम सेंटर से इसके पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को मिलाते हैं तो वो हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो परपेंडिकुलर होता है तो मिला देते हैं, 1 सेकेंड। तो हमने इसको इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से मिला दिया, तो ये परपेंडिकुलर हो गया। इसकी लेंथ कितनी है बताओ, इसकी लेंथ है 2 पॉइंट, छोटे वाले सर्कल की 1.8 है, तो हमने लिख दिया ये 1.8 सेंटीमीटर की लेंथ का हमने ये बना दिया, तो ये 1.8 है। अब देखो हमें उसकी लेंथ बतानी है ना, तो बिल्कुल बता देंगे हम। हमने क्या किया, इससे इस पॉइंट से हमने इसको मिला दिया, तो हमें पता है यहाँ से लेके यहाँ तक, इस सरकमफ्रेंस तक ये बड़े वाले सर्कल की रेडियस होगी। ठीक है, अब रेडियस बड़े वाले सर्कल की है तो कितनी है, 2.8 सेंटीमीटर, तो 2.8 सेंटीमीटर बना दिया हमने। तो अब आसानी से बता सकते हैं हम, इसको भी मिला देते हैं, इनको भी मिला दिया। तो अब हमें मेज़र करना है, वो भी कैसे, कैलकुलेशन से। वेरीफाई द मेजरमेंट बाय एक्चुअल कैलकुलेशन, तो ये एक्चुअल कैलकुलेशन कर रहे हैं हम। 2.8 है तो आपको ऐसे बनाना है। ठीक है, ऐसे बनाना है, एक टेंजेंट और दो टेंजेंट बोला तो ऐसे बनाना है, मैंने दोनों आपको बता दिया है। 2.8 है, 1.8 है। अब देखो ये पता है आपको हमेशा 90 डिग्री होता है, जब भी हम पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट और सेंटर को मिलाते हैं ये 90 डिग्री होता है। सिंपल ही बात है, ये 2.8 पता है आपको, ये यहाँ से यहाँ तक 1.8 पता है। क्या निकालना है, बेस निकालना है, सीधे पाइथागोरस थ्योरम लगाओ और ये आ जाएगा। अब हमें पूरी टेंजेंट की लेंथ बतानी है, तो आपको पता है एक और चीज़ कि जब हम किसी कॉर्ड को सेंटर से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो हमेशा इनको दो इक्वल पार्ट में बांटती है। तो देखो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की है मतलब ये दो इक्वल पार्ट में बांटेगी। यदि ये निकाल लोगे पाइथागोरस थ्योरम से तो ये आसानी से बता सकते हो आप, तो निकाल भी लेते हैं हम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही होता है। अब एच स्क्वायर कितना है, एच क्या होता है 90 डिग्री के सामने वाली लेंथ, मतलब 2.8 का होल स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर मतलब 1/1.8 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना है। तो 2.8 स्क्वायर, तो ये कितना होता है 2.8, 28 का स्क्वायर कर देते हैं, 46484, 838, 437, 784 होता है। ठीक है, तो ये 784 होता है। और लेकिन हमें 2.8 का निकालना है तो पॉइंट यहाँ लग जाएगा 2 नंबर के पहले। 1.8 का कितना होता है 324 होता है ना, तो 1.8 मतलब ये भी यहाँ लग जाएगा प्लस बी स्क्वायर। अब बी स्क्वायर निकालना है, इन दोनों को इस तरफ ले आते हैं, तो 12 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा, माइनस कर दो। 7.82 को किससे माइनस करना है, 3.24 से माइनस करना है। 12 माइनस 4 करोगे 8 आ जाएगा, 7 माइनस 2 करोगे तो 5 आ जाएगा। फिर यहाँ 6 और 6 में से 3 को माइनस करोगे तो 3 आ जाएगा, 3.58 आ गया, तो ये आ गया 3.58। ठीक है, ये चेक कर लेना। अच्छा सॉरी, ये 184 है ना, तो ये 4 होगा। ये 784 निकाला ना, तो 4 में से 4 जाएगा 0 बचेगा, 8 में से 2 जाएगा 6 बचेगा, और 7 में से 3 जाएगा तो हाँ 4 बचेगा। ठीक है, ये आ गया। एक बार चेक कर लेने कि इतना ही स्क्वायर होता है या नहीं, तो ये 4.6 आ जाएगा। अब 4.6 का स्क्वायर रूट निकालोगे, जो भी आता है तो ठीक है, नहीं तो
6 स्क्वायर रूट ही आ जाएगा। अब इतना आ गया, एक काम करना है, इसको कैलकुलेट कर रहे हैं ना, फिर से एक काम करते हैं, कैलकुलेट कर ही लेते हैं। 4 आ जाएगा और यहाँ पे 6 और 8 2 16, 16 और 6 22, फिर 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो 2 8 16 और 2 2 4 और 1 5, 6 2 8 5 2 7 784 ही आता है, ठीक है, 7.84 ही आएगा। 18 का कितना होता है, 324 ही होता है। अब इन दोनों को माइनस कर दो, तो इसको इस तरफ ले आते हैं, उस तरफ ले आओ तो माइनस हो जाएगा, 4.6 आ जाएगा, 4.6 तो बी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, 4.6, तो बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, √4.6। तो हमें कितनी निकालनी, ये इसकी वैल्यू आई है, तो दोनों की कितनी हो जाएगी, 2 √4.6, ठीक है। इसमें देख लेना कुछ कॉमन निकलता नहीं तो ये आंसर हो जाएगा, एक बार कैलकुलेशन और देख लेना। ओके, तो ऐसे सॉल्व करना है तो पूरी लेंथ निकल जाएगी हमारी। इनको दे देना वैल्यू, इसे ओ दे दिया, लेट ये ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया, ठीक है, ये इंटरसेक्ट कर रही है, वहाँ पे भी कुछ पॉइंट दे सकते हो आप, पी पॉइंट दे सकते हो, तो ऐसे सॉल्व कर सकते हो। ओके, आई होप ये सारे क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे, फिर भी जो भी डाउट होता है तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू।